फ्रेंड्स, आज 30 मार्च 2020 है। आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस पर जयपुर में बड़ी गहमा गहमी रहती है। राजस्थान दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने घरों में बैठे हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक टास्क दिया है कोरोना से लड़ने के लिए, वो हम पूरा निभा रहे हैं। उसी में कल हमने कोरोना लॉकडाउन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सीरीज का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इस बात पर चर्चा की थी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों आया, उसका प्रीएम्बल के बारे में जाना, उसके उद्देश्य के बारे में जाना और एक्ट और कोड में क्या अंतर होता है और कोड की हिस्ट्री समझी। आज हम इंसॉल्वेंसी एंड इस दूसरी सीरीज में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक ओवरव्यू लेंगे कि ये कोड कितने सेक्शन से इनमें कितना बड़ा है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इससे पहले हम कोई भी एक्ट बनता है तो उससे कोई ना कोई पक्षकार ऐसा होता है जिसके हितों को चोट पहुंचती है। तो आईबीसी 2016 के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। तो एक स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस कोड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। जजमेंट का नाम है स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। जस्टिस नरीमन का लिखा हुआ जजमेंट है। बहुत ही डिटेल में कोड के प्रावधानों के ऊपर डिस्कशन किया है। फाइनली उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड ठहरा दिया और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि इस कोड की वजह से 3,300 केसेस तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गए हैं, जिनमें 1,20,390 करोड़ के जो डेट्स थे वो रिजोल्व हो गए हैं। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि इसके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ब्रॉडर प्रावधान क्या है। आईबीसी 2016 5 पार्ट्स में बंटा हुआ है। पहला पार्ट है वो प्रिलिमिनरी है, उसमें 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 to 3। सेकेंड पार्ट जिसमें 74 सेक्शन हैं, सेक्शन 4 से लेकर 77 तक। थर्ड पार्ट है उसमें 110 सेक्शन हैं, 78 से लेकर 187 तक। पार्ट 4 में 35 सेक्शन हैं, 188 से लेकर 223। पार्ट 5 में 31 सेक्शन हैं, 224 से लेकर 255। हम सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करते हैं। 1 में 3 बातें बताई हैं। सेक्शन 1 में टाइटल ऑफ द लॉ, सेकेंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल इसको ठीक से लिखा जाएगा, हम लॉ के विद्यार्थी, हमें पता होना चाहिए। तो इससे पहले द लगाया है इन्होंने, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एक्सटेंट, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगते। इस कानून का ये कानून है पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया है। सिर्फ इसका थर्ड पार्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। कमेंसमेंट, बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिनका कमेंसमेंट उन एक्ट में इटसेल्फ में लिख दिया जाता है, लेकिन इस कोड में ये लिखा गया कि ये जब गजट में नोटिफाई हो जाएगा तब से लागू होगा। और ये 5 अगस्त 2016 और 19 अगस्त 2016 2 बार में इसके प्रावधान लागू किए गए, लेकिन जो पार्ट 3 है वो अभी भी लागू नहीं किया गया है, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के केसेस जाएंगे। और पार्ट 3 अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो रहा था, लेकिन अब मीनवाइल एक घटना घट गई। जो आर्टिकल 370 था वो भारत की संसद ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो जब वो लगेगा तो अब पूरे देश में ही लगेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ है पूरे कंट्री में एक साथ लागू हो रहा है। सेक्शन 3 डेफिनेशंस क्लोज है।
नॉर्मली एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी गई हैं जो पूरे के पूरे कोड पे लगेंगे। इसके अलावा 2 सेक्शन और हैं जिनमें डेफिनेशंस दी गई हैं, एक सेक्शन 5 और एक सेक्शन 79। 5 में जो डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट 2 पे लगेंगी और सेक्शन 79 में जो डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट 3 में लगेंगी। पार्ट 3 को अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 जिसमें 74 सेक्शन है। पार्ट 2 है ये असली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, जिसमें ये बताया गया है कि किसके खिलाफ आप इंसॉल्वेंसी के लिए एनसीएलटी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो, कौन जा सकता है, उसका प्रावधान क्या होगा। इसकी हम एक एक सेक्शन को, उसके ऊपर जो लीडिंग केस लो हुए हैं उनके साथ एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 से पहले एक सेक्शन छूट गई है, सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑन होम, कि ये लो किस किस के ऊपर लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ होम में 7 कैटेगरी बताई हैं जिनके ऊपर ये लगेगा, जिसमें पहला है कंपनी, जो पुराने कंपनी एक्ट 1956 में कंपनी रजिस्टर्ड है या 2013 के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उन कंपनीज की इंसॉल्वेंसी के लिए ये कोड लागू होगा। दूसरा है एनी अदर कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पेशल एक्ट, उसके ऊपर लगेगा। तीसरा एलएलपी पे लगेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे। चौथा बॉडी कॉर्पोरेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और एक्ट के तहत कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर भी लगेगा ये। उसके अलावा पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये ओरिजिनल कोड में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है कि जो पर्सनल गारंटर हैं, कोई कॉर्पोरेट डेटर है, कोई कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स ने पर्सनल गारंटी दी है, तो उनके ऊपर भी ये आईबीसी में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म पे भी लगेगा। उसके अलावा कोई इंडिविजुअल है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है किसी से, उसको भी इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीडिंग, उसके अगेंस्ट भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। इसका एक एक्सेप्शन है, जो कंपनियां ऐसी हैं जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके ऊपर उनको इंसॉल्वेंट करने के लिए इस लॉ में प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। कौन कौन सी हैं? जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, जैसे बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई सेबी में गवर्न हो रही है, जो किसी स्पेशल रेगुलेटरी अथॉरिटी से गवर्न हो रही हैं, उन कंपनियों के ऊपर, जो उन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के ऊपर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू नहीं होगा। लेकिन बीच में एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी खराब हो गई थी और उसके अगेंस्ट उसके जो क्रेडिटर्स थे, उसके जो मनी लेंडर्स थे, वो इंसॉल्वेंसी एक्ट में जाना चाह रहे थे, लेकिन वो इस एक्सेप्शन की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो उसमें हमारी संसद ने सेक्शन 227 है, उसका इस्तेमाल करते हुए कंसर्निंग रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंसल्टेशन करके और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 227 में अमेंडमेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब एनबीएफसी के अगेंस्ट कोई भी उसका जो लेंडर है वो इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए जा सकता है। जैसे अभी डीएचएफएल के खिलाफ शुरू हो गई कार्रवाई, और आईएलएफएस एक काफी रिनाउंड नाम रहा, उसके अगेंस्ट भी इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद में अभी अपन पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 है, ये पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ पार्ट है। ये हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 का टाइटल है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी
और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और ये सारा काम करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम होगा IBBI। ये 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस सेक्शन में हम इन 4 टर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम IBBI की बात करते हैं। IBBI का पूरा नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक्ट लागू होने के बाद में 1 अक्टूबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, जिसमें 10 मेंबर होते हैं, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, जिसमें एक चेयरमैन होगा, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से होगा, एक रिजर्व बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट 5 इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स और बनाएगी, जिनमें से कम 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे। अब हम आते हैं कि IBBI बनाया क्यों गया है, ये क्या काम करेगा। तो IBBI इसलिए बनाया है कि IBBI जो इस पार्ट के अंदर 3 नाम और बताए थे मैंने, उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। एक तो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी, दूसरा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तीसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में बताता हूं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होंगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो लोग होंगे जो असली इसके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के हीरो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होंगे। वो बनने के लिए वो कैसे बना जाता है, कैसे रेगुलेट होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है, या तो वो चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या वो कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है जिसका 10 साल का अनुभव हो, या वो एडवोकेट हो सकता है जिसका 10 साल का अनुभव हो, या वो कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको आजकल CMA बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, वो 10 साल का अनुभव वो हो। यानी CA, CS, ICWA या एडवोकेट जिसका 10 साल का अनुभव हो। उसके बाद में उनको एक ये IBBI और IPA मिलकर एक कोर्स करवाती हैं, एक एग्जाम कंडक्ट करती हैं। काफी टफ प्रोसेस है। उसके तहत वो एग्जाम पास कर लेते हैं तो वो IP बनते हैं। जयपुर में लगभग 600 IPs हैं। तो IP हो गई, एक डिग्री हो गई, और वो IBBI के मेंबर बन जाते हैं। फिर अब उनको रेगुलेट कौन करता है? उनको रेगुलेट करने के लिए डायरेक्ट IBBI उनको रेगुलेट नहीं करता। उनके रेगुलेशंस के लिए उन्होंने IPA बीच में एक एजेंसी बना दी, IP और IBBI के बीच में वो एजेंसी हो गई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। वो कितनी है? वो अभी 3 है एजेंसी। एक CA इंस्टीट्यूट ने एक उसके लिए एजेंसी फॉर्मेट की है, एक कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ने एक एजेंसी फॉर्मेट की है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने उसके लिए एक एजेंसी फॉर्मेट की है। हम IPA को यह मान सकते हैं कि यह हमारी CA इंस्टीट्यूट के इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद में जो डिग्री मिल जाती है तो वो उसके मेंबर बन जाते हैं, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, उनको डिफरेंट रोल दिए जाएंगे जो हम पार्ट 2 के टाइम पर डिस्कस करेंगे। उनको IRP का रोल दिया जा सकता है, इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो सकता है, उनको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको शॉर्ट में RP बोलेंगे उसका रोल दिया जा सकता है, या उनको लिक्विडेटर का रोल दिया जा सकता है। अब ये IPA किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगी? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होगी, ये जो तीनों इंस्टीट्यूट्स की बनी हुई है, अभी बार काउंसिल ने कोई अपनी एजेंसी नहीं बनाई है, इन तीनों इंस्टीट्यूट्स की है। जो कोई लॉयर अगर होगा तो वो इनमें से किसी भी तीनों इंस्टीट्यूशन के, तीनों जो इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू ही उसका रेगुलेशन होगा, इन्हीं में से किसी का मेंबर बनेगा। ये 4 प्रिंसिपल पे काम करेगी IPA का पहला प्रिंसिपल है प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि अभी तक
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उनमें प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना, प्रमोट सर्विस ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स बनेंगे उनको रेगुलर अपग्रेड करना, उनकी सर्विसेज को इनहेंस करना, प्रमोट गुड कंडक्ट्स। क्यों इसमें जो आईपी होगा वो बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम करेगा, क्योंकि जब वो आईआरपी और आरपी का रोल करेगा तो वो जो पूरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ह्यूज, जिनके अंदर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगा। और जब तक इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चलेगी, जब तक वो उस कंपनी को रन करेगा, तो ये बहुत ही इंटेग्रिटी और गुड कंडक्ट का काम है। तो वो कंडक्ट डेवलप करने का काम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को दिया गया है। और प्रमोट ओवन ग्रोथ, तो आईपीए है वो स्वयं का अपनी भी ग्रोथ करेगी। ये इन 4 प्रिंसिपल्स के बेस पर काम करेगी। अब हम आते हैं कि आईपीएफ काम क्या क्या करेगी, फंक्शंस क्या क्या करेगी। तो आईपीए 3 तरह के फंक्शंस करेगी। पहला फंक्शन है रेगुलेटरी, तो वो सबसे पहले एक बायलॉज ड्राफ्ट करेगी जो वन टाइम जॉब है। उसके बाद में उसके एग्जीक्यूटिव काम होंगे। एग्जीक्यूटिव काम ये हो गए कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनको मेंबरशिप देना, उसके बाद में उनकी डे टू डे की कार्रवाई के ऊपर निगाह रखना कि वो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं आ रही है, उनका कंडक्ट कैसा है, कोई मालफिशंस कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। तीसरा आईपीए का काम होगा क्वासी जुडिशियल काम होगा उनका, कि कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जब इतना इंटेग्रिटी का काम है तो लोगों को ग्रीवेंसेस भी होंगी और कुछ गलत काम भी करेंगे, तो उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आएंगी उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करना। तो ये 3 तरह के फंक्शंस हो गए हैं आईपीए के। आईबीबीआई का मैंने बताया 3 मेन काम करेगा। आईपीएस को रेगुलेट करना, आईपीज को रेगुलेट करना। तीसरा एक आईयू का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि सिबिल के बारे में आप जानते होंगे। अभी एक कंपनी थी सिबिल, CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल, जो बैंक से जो बोरोवर्स होते थे उनका पूरा डेटा रखती थी कि वो कहां डिफॉल्ट कर रहे हैं। उसी तरह की एक इन्होंने डेटा बैंक, सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक बना दिया है, जिसको आईयू का नाम दिया गया है। वो सारे के सारे जो बोरोवर्स होंगे उनका डेटा मेंटेन करेगा कि उनका कंडक्ट कैसा है। हाल फिलहाल एक कंपनी फॉर्म की है उसके लिए, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं NESL, और उसकी वेबसाइट का नाम है nesl.co.in। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सारे जो बोरोवर्स होंगे उनका डेटा अवेलेबल होगा आगे के लिए, सेंट्रल डेटा बेस होगा। ये जो बोर्ड बनेगा, ये बोर्ड कॉर्पोरेट फॉर्मेट में बनेगा, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा और कॉमन सील होगी। तो दोस्तों, आज हमने आईबीसी का पार्ट फर्स्ट पूरा डिस्कशन कर लिया, और जो पार्ट 4th है जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस कर लिया। अब हम प्रोफेशनल्स कैसे आईपी प्रोफेशनल बन सकते हैं, कैसे हमारा बिजनेस, कैसे हमारा प्रोफेशन ग्रो कर सकते हैं, हमारे लिए आईपी के प्रोफेशन में क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, ये हम अगला जो वीडियो बनाएंगे अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे। और फिर पार्ट 2 और जो पार्ट 5 है उसके ऊपर डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपने इतना धैर्य से इतना लंबा वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरह से पहले सुझाव देते रहे हैं, सुझावों के लिए आपसे सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।